Assalamu alaikum everyone. Hello everyone and welcome to this unique webinar जो आपको आपके पास लाने के लिए मैं बहुत टाइम से रुका था एंड आई वाज वेटिंग के कब ये मोमेंट आएगा एंड कब हम ये वेबिनार करेंगे बिकॉज हमने बहुत सारे आज तक वेबिनार्स देखे इस पेंडेमिक के ऊपर जहाँ पे हमने कोविड रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज पे बात कर ली। आप सोच के देखो, आपने right from wearing a mask to wearing so many other things to taking care of yourself to maintain hygiene, हमने बहुत सारे फैक्टर्स कवर किए। हमने जब फेस टू फेस भी किया था उस टाइम पे भी, बट एक ऐसा एंगल था ना जो हमने टच अपॉन करना बाकी था, और वो एंगल ना कहीं हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, और वो है बच्चे। किड्स जो हमारे आंखों के तारे हैं, हमारे मतलब दे आर अवर वर्ल्ड बेसिकली एंड दे आर अवर फ्यूचर। तो आज इस पेंडेमिक में हमारा जो फ्यूचर है, हमको उसको किस तरह से नर्चर करना है। देखिए, ये वो टाइम है जिसको हम बोलते हैं ना टफ टाइम्स। तो इस टाइम पे हमारे आज की जनरेशन को हम जो नर्चर करेंगे, उसको ये नर्चरिंग लाइफ टाइम याद रहने वाली है। लाइफ टाइम उसकी लाइफ में ये रोल एक तरह से निभाई जाएगी, ये पूरा फेज का। तो वो सब दिमाग में रख के हमने ये वेबिनार प्लान किया एंड वी कॉल इट द जनरेशन कोविड। दैट इज व्हाट दिस वेबिनार इज, व्हाट वी कॉल इट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, आई डोंट बिलीव के अभी मैं बोलता चला जाऊं, सीधा काम पे आते हैं। हम सबके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है और बहुत सारा कुछ करने के लिए है। तो सबसे पहले तो मेरी बहुत ही it's a great pleasure basically to have all my guests today on this show. Dr. Ismail Pala, जो कि एक बहुत well known psychiatrist है. Dr. Afsana Patel is a very famous pediatrician. Dr. Sajida Pala, she is a very well known ophthalmologist, and our principal of Hanifa School, Harinder Delonji. हरिंदर मैम के बारे में मैं एक बात बोलूंगा, rarely I've come across a principal who is this sweet, and this, because she always tells that I am a principal, but I am a mother, I am a grandmother, and right now I am a mother of every child in this school. So, it's amazing to have you all on board. और फटाफट हम शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले तो जितने भी हमारे डॉक्टर्स जो आज टाइम निकाल के आए हैं, मुझे पता है आप लोग का शेड्यूल किस तरह से था, एंड सो थैंक्स अ लॉट। इट्स अ सल्यूट फ्रॉम माय एंड एंड फ्रॉम द एंटायर कम्युनिटी एंड ऑल द स्टूडेंट्स सिटिंग ओवर हियर के यू हैव ऑल मेड इट पॉसिबल। आपकी वजह से आज जो भी हम सिचुएशन में हैं उससे हम इतना इजीली तो नहीं कहूँगा, बट हम रिकवर तो कर रहे हैं, एंड यू ऑल हैव प्लेड अ वेरी मेजर रोल। एंड सो इट्स अ ऑनर, हमारा प्रिविलेज है कि आप सब आए, टाइम निकाले और इस यूनिक इनिशिएटिव में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। सबसे पहले ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि ये वेबिनार में हम आज चिल्ड्रन एंगल पे बात करेंगे, बिकॉज देखो वो एंगल इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं वो एंगल हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब हम चिल्ड्रन के हिसाब से सोचते हैं कि यार बच्चा आज की तारीख में किस तरह से पर्टिकुलर चीज को मैनेज करेगा लाइफ में, जब वो सडनली अपने इर्द गिर्द इतनी चीजें देख रहे होते हुए, तो वो जो पार्ट है वो हम इस सेमिनार में बहुत ही डिटेल में जाना चाहते हैं, जिसको हमने 4 उसमें डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं अबाउट साइकोलॉजी, कि बच्चे की साइकोलॉजी जो है, क्योंकि आज बहुत सारे पेरेंट्स भी है जो लाइव है, तो अपने बच्चों की साइकोलॉजी को आप किस तरह से मैनेज करेंगे। हमारे साथ एक टीचर भी है, सो एज अ टीचर्स, आप काफी सारे टीचर्स है फ्रॉम वेरियस स्कूल्स जो ऑनलाइन है, आप किस तरह से अपने बच्चों की साइकोलॉजी पे आपका क्या रोल होता है, हम उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे। एजुकेशन, वेयर इज एजुकेशन हेडिंग, वील हियर इट फ्रॉम एन एजुकेटर हरसेल्फ एंड फ्रॉम एन ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो हमको बताएगा व्हाट इज द राइट वे ऑफ मैनेजिंग अ चाइल्ड्स एजुकेशन along with his or her life. Then ये सब के अलावा साइकोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गया, हम स्पेसिफिकली ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, और काफी सारे मिथ्स जो हमारे दिमाग में हैं अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जनरल हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस जो एक बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें उसको क्या क्या चीजों में ध्यान रखना है, हम उस पर भी जाएंगे। So once again, welcome my entire panel, my group of panelists, and let's quickly kickstart this amazing journey together.
and in the next half an hour or 45 minutes, let's really make everyone aware of what's heading for them and what they need to do in life. And मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको कोई भी सवाल है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप YouTube लाइव जहाँ पे ये चालू है, आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप अपना बिल्कुल हमें कमेंट्स भेजें, आपके क्वेश्चंस भेजें, एंड आई विल अश्योर यू दैट 110% I will reply it to. You will get your answer. You will get your doubts cleared. जितने भी पेरेंट्स, टीचर्स, ग्रैंडमदर्स, ग्रैंडपेरेंट्स, आप जितने भी लोग बैठे हैं, आज आप अपने बच्चों रिलेटेड या अपने पर्सनल डाउट्स रिलेटेड दिस पेंडेमिक सॉल्व करें. And lastly, after all this, we will hear from the man himself, Dr. Ismail Pala, who himself suffered from COVID. What was his journey all about is also where we will go into. So quickly starting the webinar, सबसे पहले हम बात करने वाले साइकोलॉजी के बारे में. और जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, so I think Dr. Ismail Pala will play a very major role. And Dr. Ismail Pala, welcome on board, sir. Thank you very much. Yeah, and quickly हम शुरू करते हैं ये डिस्कशन. और मेरा सबसे पहला आपसे एक सवाल है सर. मैं खुद बचपन में, मतलब जब मैं खुद छोटा था, एंड हम लोग बहुत इंजॉय करते थे एज फ्रेंड्स. मुझे आज भी याद, हम क्रिकेट खेलते थे जाके, ढेर सारी मस्ती करते थे. अब सडनली ये मस्ती जो है थोड़ा सा पॉज लग गया है कहीं, मतलब एक पॉज आ गया है लाइफ में बच्चों के, एंड दे नाउ मिस देयर फ्रेंड्स, दे आर लॉन्गिंग फॉर देम. कैसे माँ बाप किस तरह से बच्चों को इस सिचुएशन में डील करें? हाउ डू वी डू इट? देखो, ये पर्टिकुलर आपका जो सवाल है उसको मैं बड़े वाइड एंगल से आंसर दूंगा. सबसे डिफिकल्ट अगर कोई चीज पास हो रही है, अभी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इन तीनों में से तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि बच्चे के अलावा पेरेंट्स भी डिफिकल्ट सिचुएशन से पास हो रहे हैं. उनको ये भी मैनेज करना है. कई लोगों की क्या होता है कि सेटअप पूरा रेडी है, सुबह में मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर दोपहर में आएंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे, फिर मदरसा जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह. तो वो सबको मैनेज करना, उसका शेड्यूल मैनेज करना, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कुल मिला के हर चीज में, वो है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप उसको मैनेज कर पाओगे, अभी टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि बच्चों जब 7:30 बजे स्कूल जाने के लिए रेडी होता है, तो सबसे पहला वो काम क्या करता है, यूनिफॉर्म पहनता है. उसके बाद वो आगे बढ़ता है स्कूल में या रिक्शा में, जैसे भी जाता होता है, राइट जी. तो उसे करना क्या है कि अगर आपको अच्छी तरह से इसको शेड्यूल बनाना है, तो मेरी तो ये राय है कि आप बच्चे को यूनिफॉर्म पहना के ऑनलाइन एजुकेशन में बिठाओ. तो उसके दिमाग में वो यूफोरिया या हाइपोथेसिस पैदा हो जाएगी कि हाँ, मुझे पढ़ने बैठना है. वो नाश्ता करते करते अगर वो बैठ गया पढ़ाई करके लिए, या टीवी देखते देखते बैठ गया, या कोई और चीज करते करते बैठ गया, तो वो दिमाग में उसके सेट ही नहीं होगा. तो जो हिप्नोटिज्म स्टार्ट होता है, हिप्नोटिज्म से मेरा मतलब है एक ऑरा स्टार्ट होता है, वो यूनिफॉर्म से स्टार्ट होता है. तो यूनिफॉर्म का रोल बहुत ही अहम है, बराबर है. और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए. जैसे 7:30 बजे क्लास चलने वाला है, तो 7:15 बजे यूनिफॉर्म बिठा के पहना के उनको बिठा दिया जाए. दूसरी बात ऐसी है कि पढ़ाई खाली पढ़ाई नहीं होती. स्कूल में पढ़ाई के अलावा और कई चीजें भी होती, जैसे आपने कहा कि आप क्रिकेट मिस कर रहे हो, वगैरह वगैरह. तो खेलना कूदना, डिसिप्लिन, ये सब चीजें मैनेज होती है कि टाइम पे उसको पहुंचना है, टाइम पे उसको क्लास स्टार्ट करनी है, उसको लेसन लेना है, उसको लेसन करना है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो इसमें ये सब डिसिप्लिन भी घर पे मेंटेन होनी चाहिए. अगर वो डिसिप्लिन घर पे मेंटेन नहीं हुई, जैसे उसने बोला कि मम्मी मैं 10 मिनट बाद उठूंगा या 10 मिनट बाद उठूंगी, उसके बाद चालू करेगी, तो वो बच्चा धीरे 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 वो लैप्स करता ही जाएगा. तो टाइम मैनेजमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. एक और बात कहूंगा यहाँ, और बात ये है कि स्कूल में जाके बच्चा केवल पढ़ाई नहीं करता, वो कई ऐसी चीजें जो सीखता है. सबसे पहली बात तो डिसिप्लिन सीखता है कि भाई डिसिप्लिन के हिसाब से मुझे आना है, टाइम पे आना है, वगैरह वगैरह. इसके अलावा उसका जो फिजिकल ग्रोथ होता है, जैसे लेजर टाइम होती है, तो उसमें बच्चे स्कूल में खेलते हैं, तो वो खेलते हैं, वो खेलना खाली खेलना नहीं है, टाइम वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. उसमें कैप्टन होता है, उसमें बॉलर होता है, उसमें बैट्समैन होता है. तो उसको ये समझ में आता है कि हर एक का एक एक पर्टिकुलर रोल है. तो बच्चा जब ग्रोइंग फेज में होता है, तो ये सब चीजें अननोइंगली उसके दिमाग में घुसती जा रही है. True that. तो
भाई हाँ किसका क्या रोल है, वो रोल के हिसाब से उसे आगे बढ़ना है ना। तो वो ये सब चीजें मैटर्स करती हैं कि भाई बच्चा केवल पढ़ाई के लिए नहीं जा रहा, बच्चा काफी और चीजें सीखने के लिए जा रहा और है ना। सर मुझे ना मेरे को अभी भी याद है कि क्योंकि मेरे भी घर में, मेरे भी रिलेशन में बच्चे हैं बहुत सारे, जो कि मतलब आज भी बोलते हैं कि वी मिस आवर फैमिली, वी मिस आवर फ्रेंड्स बेसिकली अ लॉट। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनको हम बेसिकली एक बूस्ट दे सकते हैं बाय गिविंग देम एटलीस्ट 10-15 minutes a day in a private corner where they also get a privacy to actually talk and chat with their friends, even if it's a video call or a phone call. क्या पेरेंट्स को एक उस तरह का प्राइवेसी भी अपने बच्चे को थोड़ा देना चाहिए, is what I feel. You can comment on that. वसीम भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेरेंट्स प्राइवेसी दे ना दे, आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है कि वो प्राइवेसी ले ही लेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यानी ये इट सेज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग कि वो बच्चे इतना मैनेज कर ही लेते हैं। एंड सेकेंडली क्या है कि आज तक हम ये कहते आ रहे हैं बच्चे को ऐसा इस कि भाई आप गैजेट से दूर रहो, आप मोबाइल से दूर रहो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही मोबाइल है वगैरह वगैरह। मोबाइल के बारे में कितनी यूज एंड मिसयूज के बारे में कितनी मिथ है, और ऑल ऑफ ए सडन हम कह रहे हैं कि आप मोबाइल पे पढ़ाई करो वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है कि बच्चे के दिमाग में भी डिफरेंट एंगल से साइकोलॉजी पैदा करता है। तो सबसे पहले तो हर एक बच्चे को उसके माँ बाप अगर पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो कहीं उस तरह से समझाया जाए कि भाई ये पेंडेमिक है, दिस इज ए टेम्पररी सिचुएशन। पेंडेमिक का मतलब क्या है, पेंडेमिक में क्यों आपको स्कूल नहीं जाने दिया वगैरह वगैरह। यानी ये जो कोविड के बारे में उसको अगर जानकारी भी देंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है। आई हैपन्स टू सी ए स्टूडेंट जिनको ये मालूम ही नहीं होता कि कब तक Dr. Ismail, हेलो। जो या लोगों को मालूम ही नहीं होती, काइंड ऑफ जी ऐसा जी है। जी, नहीं ठीक है, वी गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, एंड आई एम श्योर के एज अ चाइल्ड एंड एज अ पेरेंट्स दोनों के अपने अपने रोल्स है, और दोनों को एक दूसरे को समझना भी होगा इसमें। एंड एज पेरेंट्स ऑल्सो मेरा उनको बहुत एडवाइस है कि अपने बच्चों के भी आप फ्रेंड बने, और बच्चों से भी मेरा ये एडवाइस है कि आप अपने माँ बाप के फ्रेंड बने, एक दूसरे को समझे, और ये फेज को एक मिल के हमको निकालना है। और इस फेज में जाने के अलावा, जैसे डॉक्टर इस्माइल ने अभी हमको बताया कि हाउ टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसमें हमको बिल्कुल फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को बिजी रखेंगे, ऑक्यूपाइड रखेंगे, एट द सेम टाइम यू विल गेट योर टाइम टू बी विथ योर फ्रेंड्स वाया वीडियो कॉल और फोन। आई थिंक ये वाला पार्ट कैन बी वेरी वेल हैंडल्ड। बट डॉक्टर इस्माइल, एक ना एक एक बात है कि बहुत लोगों ने ना अपने बहुत क्लोज और करीबी लोगों को खोया है, और मैं वो दर्द समझ सकता हूँ जो एक बच्चा गो थ्रू करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यंग एज में जब ऐसे होता है, व्हेन यू लव समवन वेरी मच एंड सडनली in a way just next day you come to know a bad news and he's gone or she's gone from your life. Some people have lost their friends, some people have lost someone very important in their life, grandparents, some people have lost their own parents also. इस सिचुएशन में how does a child cope up with himself, and पेरेंट्स को इस सिचुएशन से बच्चे को हैंडल किस तरह से करना चाहिए? ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है ना, ये मेरे हिसाब से इंडिविजुअली हमें लेना चाहिए। कोई जी पर्टिकुलर फैमिली में कोई किसी की डेथ हो जाती है और उसके वजह से बच्चे को, वी कॉल इट इन इंग्लिश बेरीवमेंट। तो बेरीवमेंट में भी एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों होती है। नॉर्मल बेरीवमेंट हर एक को होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी बेरीवमेंट यानी गमगीनी काइंड ऑफ यस तो ये जो सिचुएशन है उसमें टाइम इज द बेस्ट हीलर। ओके जख्म जो बोलते हैं ना, जख्म वक्त जाने पे भर ही जाते हैं, कितना गहरा जख्म क्यों भी ना हो, है ना। जी तो जी इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो वो जख्म को जल्दी भरने के लिए, उसका जो मलहम लगाने के लिए कोई ऐसी चीज की जाए कि जैसे बच्चे को वो सिचुएशन से हटा के दूसरी सिचुएशन में लिया जाए, काइंड जी ऑफ। और एक रोल मॉडल कोई पेरेंट्स करे, या उसके एल्डर्स कोई ब्रदर या सिस्टर है तो वो करे, ठीक है।
जरूरत पड़ने पे कोई पर्टिकुलरली साइकोलॉजिस्ट की या काउंसलर्स की या हमारे जैसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़े वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर चीज मेरे हिसाब से इंडिविजुअली हैंडल करनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके डॉक्टर, आपको, आप जब बोलते हैं अबनॉर्मल बिरीवमेंट, अब अगर एक बच्चा ये अबनॉर्मल बिरीवमेंट से सपोज गुजर रहा है, मतलब एक्सट्रीम ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग डिप्रेशन, हाउ डू यू टैकल इट? आई मीन आई नो ये शायद सवाल यहाँ पे इतना जस्टिफाइड नहीं, बट क्योंकि हम ये कॉन्वर्जेशन में है, तो किस तरह से आपको लगता है कि ये चीज को डील किया जा सकता है? पेरेंट्स क्या, तो बिकॉज देखिए अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो कितनी बार इट इज डिफिकल्ट टू गो आउट एंड मीट, और समहाउ थोड़ा थोड़ा अनलॉक भी होना शुरू हुआ है, तो ये जो एक डेलिकेट सा सिचुएशन है, इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? अगर इफ एट ऑल एब्डोमिनल बेरियमेंट कंफर्म होता है डायग्नोस्टिक वाइज, तो इस सिचुएशन में बच्चे को एक तो अकेला नहीं रखना है, नंबर वन। इसमें कुछ दवाइयों की भी जरूरत होती है, क्योंकि नींद इसमें होती है वो चली जाती है और सुसाइडल आइडियाज भी डेवलप होते हैं। सो तो इस तरह डॉक्टर की ये, सिचुएशन में जी डॉक्टर, ये कैसे पता चलता है कि ये अबनॉर्मल बिरीवमेंट है? हाँ, इसका ड्यूरेशंस पे होता है। ड्यूरेशंस अगर मोर देन 6 मंथ बेरीमेंट का रहता है तो उसको वी कॉल इट एबनॉर्मल बेरीमेंट। बेरीमेंट का क्राइटेरिया है जैसे सैड मूड, फ्लैशबैक्स, वो जो उनका लव्ड वन जो गुजर गया उसके साथ उनके जो मोमेंट्स होते हैं उसको देखता रहता है, उसको किस करता रहता है, उसको हग करता रहता है, यू नो ऑल दिस थिंग्स, उसकी ड्राइंग बनाता रहता है। इस तरह की परसिस्टेंट वो चीजें अगर 6 मंथ रहती हैं, प्लस उसकी मोटर एक्टिविटीज हैं जैसे कि खाना उसका कम हो जाता है, उसका खेलना कूदना कम हो जाता है, उसकी नींद कम हो जाती है, और वो बच्चा जो खिलखिलाट करता है, जो घर का चिराग होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो पूरा चिराग बुझ जाता है, वैसा दिख ही जाता है आपको कि भाई ये बच्चा समथिंग इज मेजरली रॉन्ग विथ हिम और हर। तो वो उस तरह की सिचुएशन में मेरे हिसाब से इंडिविजुअली कोई साइकियाट्रिस्ट से काउंसलर का कांटेक्ट करके उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, बराबर। ओके, नहीं और थैंक्स अ लॉट एबनॉर्मल डॉक्टर कि आपने ये वाला एंगल बताया, बिकॉज देखिए क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार एज पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड करना कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, और यू नो इस टाइम पे पेरेंट्स खुद साइकोलॉजिकली एक सिचुएशन में होते हैं, सो फॉर देम टू एक्चुअली क्रिएट अ डेप्थ इन देयर माइंड कि अरे नहीं, दिस इज वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, तो ये कहीं ना कहीं आपने ना बहुत अच्छे से ये चीज समझाई। एंड मेरा आप यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स और टीचर्स है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस सिचुएशन में आप ये सब भी बिल्कुल ध्यान दें, बिकॉज दिस इज वेरी मच देयर इन लाइफ। एंड लेट्स मूव ऑन विद दिस नाउ। सर एक बात बताइए कि आज की तारीख में ऑफ कोर्स ये बड़ा स्टूपिड सा सवाल भी है, बट आई स्टिल वांट टू आस्क, हाउ टू कीप अ चाइल्ड हैप्पी अपार्ट फ्रॉम बाइंग गैजेट्स एंड मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स, जो भी बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बाय मी अ टैबलेट, बाय मी अ लैपटॉप, बाय मी अ प्ले स्टेशन, नहीं उसके अलावा जो ट्रूएस्ट सेंस में कि इस टाइम में एक बच्चे को खुश कैसे रखा जाए? गिव देम ए स्पेस। Give them a space. I mean, it is such a valid point. I mean, Dr. Harinder, can you just will you just give, because थोड़ा इसके बारे में बताइए, when he said give them their space, what does that space mean? थोड़ा सा अगर मेरे हिसाब से तो स्पेस के साथ साथ में उनको एक टच भी चाहिए, यू नो दे शुड हैव कोलैबोरेटिव गेम्स, कि कुछ ऐसे टाइम हो जहां फैमिली बैठ के विदाउट गैजेट्स एक दूसरे के साथ बात कर रही हो, और खाने के साथ एक साथ खाना खा रहे हो, यू नो समथिंग कोलैबोरेटिव। एंड स्पेस आई गेस इज, यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप बच्चे को अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। और आजकल ऐसा हो ही रहा है, व्हेन चिल्ड्रन आर स्टडिंग ऑनलाइन, तो पेरेंट्स है ना, दे आर ओवर देयर शोल्डर्स पीपिंग इन, यू नो कि क्या पढ़ ही रहा है कि कहीं और कुछ कर रहा है, ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं, दे आर इवन ट्राइंग टू आंसर व्हाट द टीचर इज आस्किंग। सो वहां से भी थोड़ा पेरेंट्स विल हैव टू मूव आउट, उनको हटना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड नहीं बढ़िया है एक्चुअली, पूरा एक हमने अलग एंगल की आज बात की, बिकॉज नॉर्मली चिल्ड्रन का ये एंगल पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कितनी बार, बिकॉज इट्स रेयर टू सी दैट। हम सबकी लाइफ इतनी फास्ट है और इतनी एक पेस पे चलती है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो कभी कभार कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है या किस फेज में जा रहा है। बट एज पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम टू नो कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। एंड एज किड्स आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम टू नो के वेयर आर यू हेडिंग योर सेल्फ, यू नो,
बिकॉज आप अगर अपने दिमाग में ये रखोगे कि अरे मेरे पे तो कोई ना कोई ख्याल रखने के लिए है, सो आई हैव टू टेक दैट ट्रैक व्हिच ही इज सेइंग, नो, यू हैव योर ओन ब्रेन्स। अगर आपको लग रहा है कि आप लाइफ में गलत जा रहे हो तो आप खुद अपने आप को एनालाइज करो। I know you are too young to take those calls in life, but there is always a first step in life जो आपको लेना होता है। So I think this is a very superb discussion, Dr. Ismail, with you. Dr. Ismail, कुछ आप और बताना चाहेंगे इसके बारे में? Anything you want to add before we मैम done? ने जो कहा ना, मैं उसका एक्सटेंशन थोड़ा कहूंगा कि Please. मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना, जी जो डिफिकल्टीज, जैसे कोई आता है कि मुझे सिर दुख रहा है, कोई आता है मेरा पैर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, वगैरह वगैरह। जी अभी देयर इज नो वे कि 6 साल का या 7 साल का या 8 साल का बच्चा आके बोले कि मेरा सिर दुख रहा है, अगर हम उसे पूछे तो हमको मालूम पड़ता है कि उनका शेड्यूल क्या है। सुबह 7:30 बजे से बच्चा जागता है, मतलब काम पे लगता है, जागता तो 6:30 बजे, तो रात को 8:30 बजे के लिए उसका चक्कर चल रहा है। क्या है तो कोई स्कूल जाना है, स्कूल से मदरसे जाना है, मदरसे से ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से उसके बाद उसको कोई स्पोर्ट्स एकेडमी में खेलने के लिए जाना है, लेकिन वो भी उसकी मर्जी का नहीं, जो माँ बाप चाहते हैं उसमें खेलने जाना है। तो मैं माँ बाप से ये सवाल करता हूँ कि आप कितना घंटा काम करते हो? तो पिताजी बोलते हैं मैं 8 घंटे काम करता हूँ, कोई बोलता है मैं 7 घंटे काम करता हूँ। तो मैंने बोला जब आप 7 घंटे काम करते हो तो आपका बच्चा 12 घंटे कैसे पढ़ सकता है? समथिंग लाइक दैट। सो यू हैव टू सी। और वो करने के बाद बोलता हूँ ट्यूशंस बंद करवा दो आप उसका। और ट्यूशंस बंद करवाने के 15 दिन के बाद बच्चा आता है कि मुझे ठीक हो गया, मेरा सिर दर्द चला गया। सो मैंने यही कहा कि स्पेस देना चाहिए। स्पेस का मतलब है उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको उनका वक्त मिलना चाहिए। हर आदमी के पास खुद का एक वक्त होना चाहिए, जो बच्चा हो या बड़ा हो। अगर खुद के पास अपना वक्त नहीं है तो आदमी ग्रो कर ही नहीं सकेगा। उसकी जो एबिलिटीज है, उसकी जो हॉबीज है, उसको ग्रो करने के लिए उसके पास टाइम तो होना चाहिए ना उसको। वो यू गेट माय पॉइंट? या हाँ। सो नहीं, आई थिंक दिस अ वेरी वैलिड पॉइंट। एंड जैसे हरिंदर मैम ने बोला कि कहीं ना एज पेरेंट्स ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है टू नो वेयर माई चाइल्ड इज हेडिंग, हाउ इज हेडिंग, वेर इज गोइंग। एंड एट द सेम टाइम पेरेंट्स प्लीज नोट दिस, एट द सेम टाइम जब आप खाना खाने बैठे हैं और आपका एक फोन, आपका ध्यान खाते वक्त आपके फोन पे है, ना कि कॉन्वर्जेशन पे, तो आप अपने बच्चे को वही करना खुद सिखा रहे हैं। फिर आप बाद में ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरा बच्चा आज मोबाइल पकड़ के बैठा है पूरा दिन। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, अगर आप मोबाइल देखते देखते खाना खाने की आदत है या पेरेंट्स के साथ कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपकी गलती भी है। बिकॉज हर रिलेशनशिप में 2 वे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों का इंपॉर्टेंट वो होता है। आपके दिल में जो है इस वक्त अपने पेरेंट्स से शेयर करो। पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा आता है आपसे कुछ शेयर कर रहा है जो कि मतलब आपको लग रहा है कि इट्स राइट और रॉन्ग, वॉट एवर इट इज, लिसन हिम आउट। आपको उसको सुनना है, चाहे वो आपका बच्चा हो बच्ची हो, आप उसको सुनेंगे और आप उसमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, ना कि बोलेंगे चल जा बैठ जा कोने में, क्योंकि इस वक्त वो कोने में ही बैठा है, इस वक्त आप भी कोने में ही बैठे हो। सो आपको एक दूसरे का घर, आपको एक दूसरे का वर्ल्ड बनाना है एक दूसरे के लिए, एंड दैट इज वेयर दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डॉक्टर इस्माइल, आपका क्या मानना है इस बारे में? आई एब्सोल्युटली एग्री विथ इट। कि बच्चा अभी इसमें मैं थोड़ा, आपने जो कह दिया मैं वही रिपीट नहीं करूंगा, मैं इसमें एक और चीज एक्सटेंशन करूंगा। लोगों को ये मालूम ही नहीं होता, ज्यादातर लोगों को, बच्चे की जो साइकोलॉजी है वो 0 से स्टार्ट होती है और 18 साल तक डेवलप रहती है। बच्चे की जो मोरल वैल्यूज है, जिसको हम सुपर ईगो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो 18 साल के बाद डेवलप होता है। तो 18 साल के बाद तो उसको ये मालूम ही नहीं होता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। यकीन मानो, अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और आपने मस्ती में किसी को कुछ टपली मारी, ऐसा कुछ किया, तो आपको मजा आएगा, किक लगेगी। वो कब होगी? कि जब आपकी उम्र 18 साल की नहीं हुई। 18 साल के बाद आप ये करोगे तो आपको होगा कि यार मैंने किसी को परेशान किया। तो ये जो सुपर ईगो, ये वैल्यूज जो डेवलप होने की बात है, मोरल वैल्यूज। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। हम किसी मॉल में गए, आपके पास अगर 12 या 13 साल का लड़का होगा तो वो कोई एक चॉकलेट उठा लेगा और उसको मालूम है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, वो जेब में डाल देगा। और हम मॉल से बाहर निकलेंगे तो बोलेगा कि पापा मैंने चॉकलेट उठा ली, मुझे किसी ने देखा नहीं। उसको खुशी होगी कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन वही चीज 22 साल का आदमी नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अल्टीमेटली गलत है, भले मुझे कोई देख नहीं रहा। क्यों?
कि उसका सुपर ईगो डेवलप हो चुका है और इसका होने वाला है। ये सब बातें होती है तो बच्चा जो 18 साल तक लर्निंग मोड में होता है, और लर्निंग मोड में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उसको क्या फीडबैक मिलता है, उसके दिमाग में क्या जाता है। तो बिल्कुल ये सब बिल्कुल। चीजें भी बहुत ध्यान पे देनी होती है ना। नहीं, बढ़िया है डॉक्टर इस्माइल, थैंक्स अ लॉट, आपने ये जो पूरा डिस्कशन किया, और कहीं ना आपने हमारे सबके दिमाग का एक होराइजन खोल दिया कि इस वक्त ना इट इज वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी टू रिएक्ट। बहुत आसान है कि हम हर कोई छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करेंगे, हम छोटे छोटे इश्यूज में एक वो तरह का बिहेवियर देंगे जो कि हमसे एक्सपेक्टेड नहीं होता है। बट किस तरह से एक दूसरे को समझा जाए और साथ में मिलकर एज अ फैमिली आगे बढ़ा जाए, एंड एज टीचर स्टूडेंट्स, जो मैं अगेन वो भी एक फैमिली मानता हूँ, तो वो आपने बहुत ब्यूटीफुली ये चीजों को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच। और हम अब ये डिस्कशन के नेक्स्ट फेज में जाते हैं, एंड द नेक्स्ट फेज इज बेसिकली एजुकेशन। बिकॉज देखो, आज की तारीख में जो एक पूरा ट्रांजिशन था, एज ए जो इस्माइल सर ने कहा कि एक टाइम पे हम कहते थे खबरदार इस मोबाइल को हाथ लगाया, और अभी हम कहते हैं खबरदार अगर इस मोबाइल को हाथ नहीं लगाया अभी के अभी जाओ क्लास अटेंड करो। तो वो वाला जो फेज है, उसके अंदर जो एक चिल्ड्रन एजुकेशन जो है वो किस तरह से हो रहा है, किस तरह से होना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं मेरा पर्सनली मानना है कि जब हम डिजिटल फेज में जो जिस तरह से अभी जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। ये बहुत नीडेड है, बिकॉज जब आप डिजिटल, इस पे हम बाद में आते हैं क्योंकि डिजिटल फेज के अपने बहुत एडवांटेजेस है, बट उसमें ज्यादा अंदर उस डिस्कशन में जाने से पहले हरिंदर मैम से मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा अबाउट द होल एजुकेशन थिंग, बिकॉज मैम जब ये लॉकडाउन इम्पोज हुआ, एंड आई नो इनिशियली तो सबको थोड़ा टाइम मिला, एक फेज मिला जब सभी घर पे थे। हाउ डिड द होल आइडिया कम इनटू बीइंग ऑफ चलो लेट्स किक स्टार्ट अगेन, ये ऑनलाइन मोड पे चलते हैं, और क्या किस तरह से आप लोग ने किया? ऑफ कोर्स चैलेंजेस काफी फेस किए, सो हम चैलेंजेस के बारे में बात करने से अच्छा अगर हम वो वाले मोड पे बात करें कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहा, थोड़ा अगर आप हमको इसके बारे में बताएंगे तो। मैं स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूंगी कि वो मोबाइल जो कभी स्कूल में बैन होता था वो आज स्कूल चला रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड इसमें जो पहले इनिशियल फेज जो रहा वेयर एवरीथिंग वाज क्वाइट, सब शांति से बैठे थे, दैट वाज आल्सो आई गेस बिकॉज इट वाज अ फेज जहां वेकेशंस अभी स्टार्ट ही होने वाले थे, सो पीपल वर थिंकिंग कि चलो 2 महीने में फिर हो जाएगा and we will be back to normal, पर वो नहीं हुआ। When that didn't happen, we started worrying as teachers about children's education कि क्या होगा, हमारा syllabus कैसे finish होगा, how do we get to children, and then we started exploring कि कौन से apps हैं जिनके through हम बच्चों के पास तक पहुंच सकते हैं, and we had to replan the syllabus कि अब जो syllabus हम क्लास में ट्रांजैक्ट करते थे वो अब हम नहीं कर पाएंगे उस तरह से। So it had to be cut down. We had to think of what is the most important part of that syllabus and then take it forward. अब उसमें parents को भी हमें बहुत educate करना पड़ा. Even the teachers were not really ready. They had to learn. उन्हें बहुत कुछ सीखना पड़ा. Like कई teachers ऐसे भी थे जिनसे हम कहते थे कि आप classes में digital resources use कीजिए. But they were not coming out of their comfort mode. उनके लिए वो comfortable नहीं था. तो वो लोग हाँ कभी कर लेते थे, कभी नहीं करते थे, बट आई एम श्योर अब जब स्कूल शुरू होगा एवरीबडी इज टेक सेवी, वी आर गोइंग टू हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। और जो हमने जैसे पेरेंट्स को एजुकेट किया कि आप कैसे ये ऐप को डाउनलोड करो, वी हैव रियली हेल्ड देयर हैंड्स कि आप ऐसे डाउनलोड करो, ये स्टेप फॉलो करो, एंड पेरेंट्स हैव आल्सो बीन वेरी ओपन। वो लोग उन्होंने सामने से पूछा। बेसिकली मैम आपने टोटल जो एक नेगेटिव माहौल में भी आपको पॉजिटिव मिल गया कि आपके टीचर्स टेक सेवी हो गए, एट द सेम टाइम पेरेंट्स अब मोबाइल यूज करना जानते हैं, बच्चों 100%, लेकिन पेरेंट्स मोबाइल यूज करना जानते हैं। यस, एंड वहां पर मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी मदर्स को। मैंने देखा कि कम्युनिकेशन में इट वर द मदर्स हु वर ऑलवेज बॉदर्ड, कि ये कैसे करूं, ये नहीं हो रहा। दे वुड इवन कॉल मी टू टेल मी कि प्लीज मेरे हस्बैंड को समझाओ, वो मेरे बच्चे को फोन नहीं दे रहा है, my child has to study. Like it even came to this, and ultimately what is happening today after so many months of the lockdown and things, we are pretty comfortable.
नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है कहीं ना कहीं मैम. सो मैम, अभी where do you think the education will head? Where is it heading according to you being an educator? पहले आपका एजुकेटर वाला एंगल जानते हैं, फिर आपके पेरेंट्स वाला एंगल को भी टटोलेंगे. बट जी। as an educator, where do you think that we are going forward, you know? मेरे को इसमें सिर्फ बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं नजर आता है, अदर देन यू नो द फिजिकल एक्टिविटी दैट वी विल हैव टू कट डाउन व्हेन वी कम बैक. जब हम वापस आएंगे तो आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ऑल दैट, जबकि CBSE has come up with new education policy which is focusing on these things, which is focusing on art educational, vocation education, you know, like everything. उसके लिए जो वक्त हमें चाहिए वो वक्त थोड़ा कम होगा. बट आई थिंक आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि हमें हमेशा पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए. यू नो वी हैव टू यूज देम एज अ रिसोर्स. एंड उससे क्या होता है कि अभी भी देखिए आप, पैंडेमिक के टाइम पर भी parents have actually started appreciating teachers. They have realized how difficult it is to you know explain to a child. उसको बता तो दिया 2 + 2 4 है, पर उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है उस बच्चे के सामने. तो they have you know they are now appreciating us. So I guess between ये जो relation होगा between parents and teachers is going to improve. नहीं, excellent मैम. एंड मैम, अभी एज अ पेरेंट आई वांट टू आस्क यू समथिंग, यू नो के हाउ, लाइक आई एम श्योर अभी जैसे आपने बताया कि काफी सारे पेरेंट्स हैं जिनका पूरा फोकस है कि किस तरह से अपना बच्चा क्या पढ़ रहा है, दे आर ट्रैकिंग इट वेरी वेल. बट देयर आर स्टिल सम पेरेंट्स, यू नो, हु आर नॉट रियली अवेयर ऑफ थिंग्स. उनको, उनके लिए आपका क्या सजेशन है कि वो किस तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई ट्रैक करें अगर वो डिजिटली नहीं देख सकते कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? इज देयर अ वे वेयर दे कैन ट्रैक द स्टडीज? मुझे ये पूरे में एक चीज दिखती है, दैट पेरेंट्स हैव टू नो द शेड्यूल दैट द स्कूल हैज सेट फॉर द चाइल्ड. उनको ये शेड्यूल पता होना चाहिए और उनको हर रोज जो ग्रुप बने हैं क्लासेस के, वो ग्रुप्स को चेक करना चाहिए. बिकॉज समटाइम्स वी कीप मैसेजेस ऑन दोज ग्रुप्स, मगर क्या होता है कि बच्चे जो बड़े हो जाते हैं उनको जब दिखता है कि ये मैसेज मेरे काम के लिए है, अब मम्मी पापा को पता चलेगा तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये काम पूरा कर, तो उनको बताते ही नहीं है. Right? So they have to themselves check the mobiles regularly. Yes. क्या हो रहा है? So that is how you keep track, you know, and then maybe call teachers once in a while. Teachers are very happy to answer, and this happens. Teachers even make video calls, you know, sometimes to and हम लोग एक और चीज का ध्यान रख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में ना बच्चे के लिए छटकना बहुत इजी है. He just says कि नेटवर्क इशू था. So, नहीं, बहुत सारे मैंने तारक मेहता, डोरेमोन और वो सब भी देखा है ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं. हाँ, so those excuses are there. तो उसमें जो है ना, हम लोग रोज पेरेंट्स को कॉल करते हैं, यू नो, आज आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास में नहीं था, रीजन बताओ. एंड देन द टीचर इज सेंडिंग मी द रीजन दैट टुडे दिस चाइल्ड वाज नॉट देयर बिकॉज ऑफ दिस, यू नो. सो व्हेन हमारा हाथ जब पेरेंट पकड़ेंगे कि जब फोन आया, सो दे हैव टू देन एंश्योर कि हमें सेम बच्चे के लिए दोबारा फोन ना करना पड़े. एंड मैम, इसके अलावा एक सवाल है जो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो जानना तो चाहते होंगे, एंड आई एम श्योर दे आर वेटिंग टू नो अबाउट इट, कि मैम स्कूल्स कब खुल रही है? I wish they would open tomorrow. Everybody is wishing like that because सब तंग आए हैं. टीचर्स को भी वैल्यू पता चल गई. वो बच्चे जिन्हें इतना टीचर्स कई बार डांट देते थे, आई एम श्योर एक पहले महीने में तो कोई टीचर डांटने वाला नहीं है किसी बच्चे को. एंड we are all very eagerly waiting for the schools to reopen. Yeah, I think your opinion about reopening of schools is also very positive, and I hope inshallah we'll quickly end up reopening all the schools and kids going, and inshallah this entire COVID will come to an end for life to normalize. And ma'am, thanks a lot for giving your education and as a parent your point of view on things. Now, as we have focused a lot about online education and all of this, so I want to shift my focus, because online education या online, आज पूरी दुनिया, आज पूरा वर्ल्ड हमारा जो मतलब बड़ा सा एकड़ में फैला हुआ वर्ल्ड है, आज एक 8 या 10 इंच के टैबलेट में आके बस गया है. इस फेज में, यू नो, इस फेज में जब हम इस स्क्रीन के आगे आ गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग में एक चीज रहती है, वो है आंख, हमारी आंखें. दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ.
कि how do we manage the entire thing and the role which our eyes will play, how will it handle all this, you know. So keeping all that in mind, मेरा एक हमारे पास आज डॉक्टर साजिदा पाला है, who herself is an ophthalmologist, and she's an amazing doctor. Whatever I've interacted with her, she has surprised me with her knowledge. So डॉक्टर साजिदा, वेलकम. आपसे काफी सारे सवाल करने हैं. शुरू करें सर? शुरू करें मैम? Sure, thank you. जी मैम. First of all, welcome everybody to the new normal. Yes, absolutely. This is the new normal. We are laughing, we are having a ball of a time, and kids are learning. They are going to make project out of this. So ये है, this is indeed a new normal. And इसमें कहीं ना कहीं मैम, इस न्यू नॉर्मल में आंखें जो है वो स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा ले रही है. तो व्हाट डू यू थिंक बेसिकली आंखों पे क्या ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑन द गैजेट? और मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ मैम लाइफ में कि जितना हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम के साथ उसका सोल्यूशन भी हमारे पास होना जरूरी है. ना तो वो प्रॉब्लम ही किया, फिर वो तो लाइफ में आपको रोक देगा. सो अगर हमारे आगे एक ऑब्स्टेकल है तो हमको उसको ओवरकम करना है. एंड कीपिंग दैट इन माइंड मैम, मेरा आपसे सवाल है कुछ कि सबसे पहले तो कि आंखों को क्या इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस ओवर यूज ऑफ गैजेट्स, बट उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ डू वी ओवरकम दिस इशू जो हमको आ रहा है ऑफ यूजिंग द ओवर डिपेंडेंसी ऑन गैजेट्स. तो सबसे पहले आप थोड़ा आईज को किस तरह से इफेक्ट होता है इसके बारे में थोड़ा बात कर देना. पहले तो मैं ये आपको ये मिथ है एक्चुअली. पीपल ऑन डिवाइसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड. सिर्फ बच्चे की तो अब बात हो रही है, लेकिन कंप्यूटर्स तो सब यूज करते आ रहे हैं फॉर लास्ट गॉड नोस 10-15 इयर्स. तो अगर ये खराब होता तो डेफिनेटली इन्वेंट नहीं होता, और देयर वुड बी अ बैंड, यू नो, लाइक. सो देयर इज नथिंग लाइक दैट. उसको सही तरीके से किस तरह से आप इस्तेमाल करोगे वो है. सो आई मेक यू अवेयर कि क्या प्रॉब्लम आती है डिवाइसेस यूज करने की. यू हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये टेक्नोलॉजी रहने वाली है, दूसरा नया भी आने वाला है. यू हैव टू यूज योर नॉलेज, गेट द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, और उसको किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, एंड टू पुट अ बेस्ट यूज टू इट. अब फर्स्ट जब आप बोलते हो कि ये डिवाइसेस यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, मेरे पास ऑलमोस्ट एवरी डे वी हैव पेरेंट्स कमिंग एंड कंप्लेनिंग हेड. आप इमेजिन करो 4 ईयर 5 ईयर का बच्चा बोलते हैं हेडेक होता है. कैन यू मीन्स वो हमारे बियॉन्ड रहता है, नो व्हाई दे आर कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक्स. वो किस तरह से बोलते हैं, और हमारे सामने कंप्लेन करते हैं बच्चे कि हेडेक हो रहा है. दैट इज वन थिंग. दे फील द बर्निंग, इरिटेशन, खुजली आ रही है, ब्लरिंग हो रहा है. सो इट डज हैपन बाय यूजिंग एक्सेसिव यूसेज ऑफ all these laptops, mobile and all. What I have seen is, you know, they become lazy. एक you know लेके बैठे चिप्स खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं. So their creativity, you know, that gets affected. True that. Continuously यूज करते हैं, you know. So बाहर जाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसे you come to know, you get a lot of information. उसके अलावा अटेंशन डेफिशिएंसी, यू नो, उनका किसी चीज पे फोकस करना वो चला जाता है. एंड ओबेसिटी also one of the reason which is coming in because of the use of device. अब ये डिवाइसेस को किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि ये सब प्रॉब्लम्स ना आए. यू कैन नॉट द डिवाइसेस. यस, आई कंप्लीटली एग्री. बिकॉज देखिए हर चीज अगर सही ढंग से यूज की जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चॉकलेट भी आप एक खाएंगे तो मीठी लगेगी, अच्छी लगेगी, स्ट्रेस फ्री लगेगी, और एक डब्बा खाएंगे तो डायबिटीज होगी. सो यू नो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं. तो मैम कुछ मिथ्स है जो मैं आपको बोलूंगा, और आप प्लीज हमें बताइएगा वेदर वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसमें आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिएगा प्लीज. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इज इट ट्रू कि मुझे बचपन में याद है कि मैं अगर टीवी देखता था तो अरे बहुत बड़ा स्क्रीन है, इतने बड़े स्क्रीन के सामने नहीं देखते, आंखें खराब हो जाएगी. ये जरा प्लीज इस बारे में बताइए कि बिग स्क्रीन कितना मैटर करता है आंखों को, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन. या द फर्स्ट थिंग वी टेल द पेरेंट्स इज दैट किस तरह का डिवाइस यूज करते हैं. यू नो, वी टेल देम टीवी इज बेटर,
अभी तो स्मार्ट टीवी है, यू कैन यूज टेलीविजन ऑल्सो स्टडीज के लिए. TV is better than the laptop, which is better than the mobile, or rather the iPad, the pad, or which is better than the mobile. Even in mobile, the screen size. So the bigger the screen, the less the eye will strain. Oh, really? So it is opposite. Okay. हाँ, so everybody right now is studying. Maybe they cannot afford. काफी लोगों के पास लैपटॉप नहीं है. So but I will advise, अगर possible है तो लैपटॉप पे बैठो, नहीं है तो पैड पे बैठो, नहीं तो फिर आप you can go for a mobile which is a big screen. So मैम ये बोला जाता है ना कि सपोज स्क्रीन का पोजीशन बहुत मैटर करता है कि आंखों को स्ट्रेन कितनी पहुंचे. I will interrupt you. I have divided, you know, when I see the patients और पेरेंट्स को मैं जब समझाती हूँ, I have divided this whole thing, you know, कि आप किस तरह का डिवाइस यूज करते हो, आपका बच्चा किस तरह से बैठता है, आपका स्क्रीन किस तरह से रखते हो, आपकी रूम की लाइट कैसी होती है, और किस तरह का प्रोटेक्शन आप करते हो, बीच में वो ब्रेक लेते हैं या नहीं. अब जैसे कि रूम जो होता है वो डार्क नहीं होना चाहिए. ओके. स्क्रीन की लाइट और आपके रूम की लाइट मैच करनी चाहिए दोनों. यानी ऐसा नहीं है डार्क बैकग्राउंड है और स्क्रीन अच्छा है, बाहर एकदम लाइट है और स्क्रीन थोड़ा कम लाइट की है. यू नो, दीज आर द कॉन्ट्रास्ट व्हिच मैटर्स टू द आईज. इजीली उसको वो अच्छा लगना चाहिए. इट शुड बी कूल टू द आईज. ओके. सो और मैम स्क्रीन पोजीशन कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? जैसे कि अब आप बच्चों को हैबिट में डालो कि टेबल और चेयर पे बैठे. ओके. Table side, you know, the level, the laptop or the mobile should be a little 15 to 20 centimeters below your eye level, ताकि आपकी आंख की below the eye level. Below the eye level. Okay. Below. It should not be at same. It should be a little below, ताकि आपकी आंखों के जो पलक है ना, आपकी आंख को थोड़ा ढक के रखे, तो उसको ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, ड्राइनेस कम आती है उससे. उसके अलावा जो स्क्रीन का एंगल है, उसकी और आंखों के एंगल में 15 to 20 डिग्री का होना चाहिए. ये सब मेजर नहीं करते हैं, ये थोड़ा आइडिया आ जाता है. वो सिर्फ आपको जजमेंट लेना है ताकि स्क्रीन पे आपकी लाइट. So ma'am, if this is how I'm sitting, is this the ideal way of holding? Correct. Yeah, थोड़ा दूर. It should not be near. This much? Yes, yeah. It has to be a little away from your body. Okay, so, okay. And the angle? And the angle should 20 be degree. So little up. Yes, correct. So ma'am, if I'm looking like down, this is the ideal way. No, this is not ideal. It has to be a little up. Yes. Oh, this is what. So guys, just have a look at what ma'am is saying, because this is all what we need to follow now. तो ये पूरा इसको ये एंगल पे रखने के लिए आपको मोबाइल के लिए स्टैंड्स आते हैं, लैपटॉप स्टैंड्स आते हैं, नहीं है तो बुक्स रख के सपोर्ट करो उसको. Okay. So that will be the ideal position. मैम एक और चीज है जो लोग एक्चुअली घबराते हैं when it comes to eye dryness, और बहुत डर जाते हैं. और आपने मुझे याद है जब हम डिस्कस कर रहे थे ये पूरा सेमिनार, आपने एक मुझे बताया था 20-20-20-20 रूल. तो ये जो 4-20 है, ये 4-20 क्या है मैम? थोड़ा इसके आप थोड़ा डिटेल में समझाएं हमें. ये एक्चुअली 20-20-20 रूल बनाया गया है. यू डोंट हैव टू रियली स्टिक टू दैट 20. इट इज 20 मिनट्स. जी. हर 20 मिनट पे आप ब्रेक लो, 20 सेकंड के लिए आप दूर कहीं देखो, मतलब 20 फीट के उस पे, और 20 बार ब्लिंक करो. ओके. क्या होता है, ब्लिंक करने से आंखें मॉइस्ट होती है, जिससे आंखों को रेस्ट मिलता है. जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, जब आप नजदीक देखते हो ना, आपकी आंखों के मसल्स है उसको काम करना पड़ता है, तो वो थक जाती है, जिसकी वजह से आपको डबल दिखना शुरू होता है, टायर्डनेस फील होता है, बर्निंग होता है. तो बी इन अ हैबिट. आप टाइमर, शुरुआत में टाइमर लगा सकते हो कि आधा घंटा होता है, यू नो, इट गिव्स यू अ इंडिकेशन कि अभी ब्रेक लेने का टाइम हो गया. सो टेक अ ब्रेक, लुक फार, कहीं दूर देखो, ब्लिंक करो, और बीच में अगर चाहिए तो पानी पी लो. इवन कीपिंग योरसेल्फ, यू नो, हाइड्रेटेड, वो सबसे बेस्ट है फॉर योर आईज टू स्टे मॉइस्ट. I can see students like Rajesh Solanki, Rehan Patan, all of them telling good suggestions to keep eye space, eye safe. अच्छा किया, बता दिया मैम, thank you.
स्क्रीन के सामने कितने टाइम देखना बेहतर है जिससे आंखों पे लोड ना हो? As I said, no, 20 minutes का आपको, you can make it 20 to 30. Actually, we have kept it as 20-20-20 rule. आधे घंटे पे आप ब्रेक लो, दूर देखो. You can go around and just take a break. ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि बच्चा मोबाइल पे गेम खेलना शुरू कर दे, ना, या टेलीविजन देखना शुरू करे. मैम, कृषिका डोलीवाला is asking कि can you please explain what is the effect of games on a child eyes? Effect of games. Yeah. So I would just like to tell them that it means the same. If mobile के सामने आप कुछ भी करो. किस तरह की गेम खेल रहे हैं ना, you violent games खेल रहे हैं तो it is not good. Yeah, absolutely, ma'am. You know, no, even if they're doing general gaming in that way, she's asking. मुझे नहीं पता, मे बी आप वर्ड वाला कुछ इंटेलिजेंट गेम्स खेल रहे हो, इट इज हेल्पफुल. पबजी आई डोंट नो, हेल्प बिल्कुल भी है. पबजी तो बैन ही हो गया. बैन हो गया, उसके बदले दूसरा आया ना, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू गो अवे. बट यू वेस्ट टाइम, यू वेस्ट, दे डोंट इवन कम टू नो कि आपने 1 घंटा 2 घंटा. टेक अ ब्रेक, थोड़ा आपके माइंड को रिफ्रेश कर सकते. आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप मत खेलो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर सपोज्ड टू प्ले फॉर हाफ एन आवर maximum. So basically they have to follow the 20-20-20-20 rule. Yes, that's the main focus over here. Ma'am, anything you want to add to what you were saying? There are a lot of things. जैसे कि अभी स्क्रीन पे जो अभी तो पूरा जनरेशन ही टेक्नोलॉजी पे है. कॉन्ट्रास्ट को तुम एडजस्ट कर सकते हो. Even the mobiles which are coming they have the blue filter, you know. तो वो ब्लू फिल्टर को ऑन कर दो. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जब वो आते हैं तो बोलते हैं, अरे ब्लू फिल्टर का बोलते हैं, हम लेना है या नहीं है ना, स्क्रीन पे वो लगाना है, फिल्टर लगाना है, चश्मे में फिल्टर लगाना है. सी दैट ब्लू थिंग, यू नो, दे टॉक अबाउट समथिंग ब्लू लाइट करते रहते हैं. तो इट नॉट बैड फॉर योर, इट इज नॉट बैड, इट इज देयर इन द सन. वो शॉर्ट वेवलेंथ का लाइट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मे आते हैं. बट दे हैव टू बी अ वेरी गुड क्वालिटी ग्लास जो जेन्युइनली आपका ब्लू लाइट ब्लॉक करते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली ऐड, आप लोग वो चश्मा ले सकते हो और उसे पहन के आप यूज कर सकते हो. और मैम, कमिंग बैक टू दिस, सो हरिंदर मैम, आफ्टर दिस वेबिनार आई थिंक वी जो मैम ने 20-20-20 रूल बताया, I think if possible we can get it implemented in our online classes. Wherein what we can do is that once 20 minutes are over, we tell the child starts blinking. First 20 seconds they have to look 20 feet far and then 20 times blink. And then get back to where you were. Yes, so, I'm sure that helps, and you know it will lighten the mood also. नहीं, और कहीं ना कहीं देखिए ये वेबिनार हमको किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि एक वेबिनार के थ्रू एक पूरी पॉलिसी हमने ला दी ऑनलाइन एजुकेशन की इन आवर स्कूल. दैट इज द होल इफेक्ट ऑफ इट, यू नो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग कनेक्टेड. तो थैंक यू सो मच साजिदा मैम. आई थिंक आपने ना सिर्फ हम सबको सिखाया, बट आपके साथ हमने फटाफट एक बहुत ही क्विक पॉलिसी भी अडॉप्ट कर ली जो हम ध्यान रखेंगे, एंड विल मेक श्योर दैट हैपेंस. एंड गोइंग नेक्स्ट जो फाइनल कैटेगरी है जो ये वेबिनार की. Can I interrupt you? Yeah, please. There is one very important point जो मैं आपको इसके ब्लू लाइट के बारे में बताइए मैम, बताइए. See, blue light will cause, you know, हम मेलाटोनिन रिलीज करते हैं रात को सोने के पहला, हमारा ब्रेन जो रिलीज करता है. This is just before you go off to sleep. What happens is these mobile lights, devices light ना, जिसमें वो ब्लू लाइट रहती है, वो मेलाटोनिन को सप्रेस करती है. तो उसके जैसे आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है. आप सोना चाहते हो लेकिन आपने आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर दिया. सो दैट डीप स्लीप डजंट कम, यू नो. ये बच्चे लोग सोते नहीं हैं बराबर से जिस तरह का डीप स्लीप होना चाहिए. सो आई विल एडवाइज एवरी चाइल्ड एंड इवन द पेरेंट्स, यू नो, दे आर एट एंड ऑफ द डे उनको टाइम मिलता है. बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप, डू नॉट यूज द डिवाइस. इट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. True, I agree. And ma'am, taking the things to the next level now, and thank you so much Sajida ma'am. काफी सारा चीजें आपसे समझ में आई. Now the main part which is there, a lot of questions लोगों के दिमाग में आता है related to COVID, and for that welcome Dr. Afsana to this thing, and now I'll ask you questions related to that. और
तो मैम सबसे पहला मेरा डॉक्टर अफसाना आपसे यही सवाल है कि स्कूल अब जब शुरू हो जाएगी, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं बच्चों को और फिर स्कूल को? आप ये दोनों एंगल बताएं हमें। Okay. Thank you for inviting me on this platform. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए स्कूल अभी रीओपन करना मुझे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है। नहीं, जब हो जाएगी तब बोलो। बट एट ऑल थिंकिंग देन आईएपी की कुछ गाइडलाइंस है, एएपी की कुछ गाइडलाइंस है, सीडी की कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है। जिस गाइडलाइंस में ऐसा दिखाया गया है कि न्यू नंबर ऑफ न्यू केसेस should not be less than it should be less than 5, and the number of new cases in random, like in 1 lakh population, it should be less than 20. So following all these guidelines, we can think of starting a school. And like if at all we are starting the school, then starting from transportation, then it should not be like that van transportation, it should not be permitted. Like biking and walking, if walkable distance is there, then that should be allowed. Then parents की जो एंट्री है स्कूल में वो रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। उसके अलावा स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उसको बैचेस में डिवाइड करना चाहिए, और उनको अगर बैचेस में डिवाइड करते हैं तो यू कैन प्लान लाइक अल्टरनेट डे पे, या फिर वहां पर प्लान करने के बाद वहां की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो, जैसे कि 2 स्टूडेंट्स को साथ में बिठाया है तो वही 2 स्टूडेंट्स को एवरी टाइम पे साथ में मींस वही सीटिंग जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर चाहिए। Then next thing, like proper sanitization and all precautions should be there. Like outdoor spaces है उसको properly utilize कर सकते हैं, और schools के जो infrastructures है that should be ready with it. Like properly ventilation, doors should be opened, should not use AC, that is air conditioner should not be used. One more thing, like the distance, that is social distancing, that universal precaution. Like the distance between 2 students, like that should not be it should be minimum of 3 feet, but maximum it should be like 6 feet. Okay, that all we are following. 3 layered mask, it should be there. Then स्कूल में जो मोस्ट ऑफ पेरेंट्स का क्वेश्चन होगा कि लंच या स्नैक्स whatever, तो शेयरिंग शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी डिस्करेज्ड। ग्रुप एक्टिविटीज जो होती है जैसे ग्राउंड एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज, इट शुड नॉट बी अलाउड, I mean discouraged. Other than that, like instead of rotating students, preferably rotate teachers. That would be good, because then you are not rotating students and that communication would not be there. बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैम ये आपने बताया एक स्कूल को क्या करना है, अब बच्चा स्कूल जा रहा है तो पेरेंट्स को क्या करना है, ये थोड़ा बताइए। उनको सिखाना है, जैसे प्रॉपर उनको क्या प्रिकॉशंस लेना है, मास्क किस तरह से उनको पहनना है, निकालना कब है, कब नहीं निकालना है ये, और फिर स्टूडेंट्स के टच में आते हैं तो उसमें क्या प्रिकॉशंस लेना है, साथ में बैठना नहीं है, ये जो प्रिकॉशंस है वो लेना है उनको। जी जी, नहीं बहुत बढ़िया बात है मैम। और ऑफ कोर्स मास्क वगैरह का काफी ध्यान रखना है, ग्लव्स वगैरह का ध्यान रखना है बच्चों को। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, लाइक एट द स्कूल में जो फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट में जो जैसे डोर नॉब्स है, हैंडल्स है, उसको प्रॉपरली, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करें, टॉयलेट्स वगैरह है उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करें, ये सारी चीजें हैं। एंड टीचर्स शुड एक्चुअली, द प्राइमरी टीचर्स आर हैविंग प्राइमरी रोल, बिकॉज पेरेंट्स तो एक बार भेज देते हैं बच्चे को, बट देयर टीचर्स आर actually the playing the role who can teach them and they can सही बात है। I think no doubt about it। और पेरेंट्स और टीचर्स, स्कूल, ये दोनों का अपना अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और दोनों को अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से निभानी होगी। आई एम श्योर अभी तो स्कूल रीओपनिंग अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं है, बट जब भी होगा आई एम श्योर कि आफ्टर दिस वेबिनार एवरीबडी इज रेडी नाउ कि किस तरह से हमको ये सिचुएशन हैंडल करनी है। तो जब होगा तब के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अभी के लिए हमको आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल मैम ये है आपसे कि अभी अगर अब एक फैमिली है, घर में रह रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस लेना है घर के अंदर?
देखो, इसमें प्रिकॉशंस में जैसे मैंने पहले भी बताया, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो है वो सबको लेना है। जी। जैसे पॉसिबल है तो घर में भी मास्क पहनो, बट दैट इज, आई नो इट इज नॉट पॉसिबल, बट व्हाट इफ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो मैम हिंदी प्लीज। पेरेंट्स वर्क कर, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, जी। तो फिर वर्क पे आने के बाद जैसे शावर ले लिया, फिर प्रॉपरली अपने आप को प्रॉपरली सैनिटाइज कर लिया, देन ओनली गो टू चिल्ड्रन। मीन्स बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हो वो पहले अपने आप को प्रॉपरली सैनिटाइज करके शावर लेके फिर जाना है। एंड दिस इज एक्चुअली मोर एप्लीकेबल टू लाइक यू नो, किसी का पेरेंट है जो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, ईदर ऑफ पेरेंट, तो उनमें खास प्रिकॉशन लेना है। दैट डज नॉट मीन कि बाकी के पेरेंट्स को नहीं वो करना है, इवन दे आर एक्सपोज टू द कम्युनिटी, सो उन लोगों को भी प्रिकॉशन लेना है, बट स्पेसिफिकली जिनके पेरेंट्स हेल्थ डिपार्टमेंट में है उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है, बिकॉज दे दोज पीपल आर हाईली यू नो एक्सपोज्ड। सही बात है मैम। तो नहीं, वी गॉट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, और डेफिनेटली इसमें ध्यान रखा जाएगा। अब मैम एक बात बताइए कि जैसे इसमें बोला जाता है कि अगर आपको कोविड हुआ है या बच्चों को कोविड हुआ है, जिसको भी हुआ है, यू नो, आप एक ट्रीटमेंट का एक लाइन है बेसिकली, हाउ टू गो अबाउट डूइंग द ट्रीटमेंट। बट इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि वो टाइम क्या हमको इनिशियली डॉक्टर्स को रिकमेंड करना है, आई मीन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर और अ पेडिट्रिशियन अगर सपोज बच्चे को हुआ है तो? okay, अगर आपको डाउट हो कि हुआ है। ask when to consult a doctor or when to consult a pediatrician. Yeah. Okay, that is a wonderful question because बहुत मैम सारे हिंदी प्लीज। बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि डॉक्टर्स को एक्चुअली कब कंसल्ट करना है, तो दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी क्या है कि अभी के जो प्रेजेंट सिनेरियो को देखो ना, तो फीवर जो मिनिमम फीवर भी है तो पहले ट्राई टू कांटेक्ट ऑन फोन पे पहले डॉक्टर को एडवाइस लो। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि डायरेक्टली आप हॉस्पिटल में जाओगे या क्लिनिक पे जाओगे, देन यू आर ऑल्सो एक्सपोज टू द कम्युनिटी, तो देर आर हाई चांसेस ऑफ एक्सपोजर। तो फीवर है तो पहले फोन पे कंसल्ट करो। इफ डॉक्टर फील लाइक शोइंग, देन यू कैन गो टू डॉक्टर। द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, not only fever, cough, cold, these are just typical symptoms, but other than that atypical symptoms would be also there, like you know persistent fever रह रहा है, या फिर उसके अलावा डायरिया हो रहा है, या एनी मतलब कोई भी GI अपसेट के सिम्टम्स है, जैसे persistent डायरिया हो रहा है, तो भी डॉक्टर को दिखाओ। तो लाइक यू नो, ऐसा नहीं है कि खाली फीवर आ रहा है तो कोविड में खाली फीवर ही आएगा। देयर आर अदर सिम्टम्स एंड अदर प्रेजेंटेशन आल्सो, लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यू कैन जस्ट फर्स्ट प्राइमरीली कंसल्ट ऑन फोन, एंड डॉक्टर अगर एडवाइस करता है तो फिर जाओ वहां पर। एंड एनी अदर एटिपिकल सिम्टम्स भी है तो भी यू हैव टू गो लाइक। ओह फैंटास्टिक, आई थिंक इससे काफी सारे सवालों के जवाब मिलते हैं मैम। मैम एक रूमर है बेसिकली डॉक्टर अफसाना के जो बच्चे होते हैं दे आर लेस ससेप्टेबल टू गेटिंग कोविड। ये कोई एक भलता सा व्हाट्सएप देखा था, ये क्या सच्चाई है इसमें कुछ? ये क्वेश्चन इसलिए आया है, ये क्वेश्चन आपका बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड का जो सर्वे हुआ है ना, उसमें जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो अफेक्ट हुई है ना, दीज आर लाइक लेस देन 2%, 2 to 3%, और यू कैन से, और उसमें भी जो मोर्टालिटी रेट है ना वो लेस देन 0.5% है। तो बट दैट डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं होता है। दे आर इक्वली अफेक्टेड। एग्जैक्टली, कीप इन माइंड दे आर इक्वली अफेक्टेड। तो बट मेरा क्या होता है कि सिवियरिटी जो होती है चिल्ड्रन में, जो सिवियरिटी होती है वो बहुत कम होती है। सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं वो कम होते हैं, और इफ एट ऑल अगर अफेक्ट भी होते हैं तो उसके जो पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स होते हैं, लाइक यू नो यू हैव शायद आपने सुना होगा कि पोस्ट कोविड MIST, दैट इज पोस्ट कोविड मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। तो ये भी बहुत कम लोगों में पाया गया है। तो इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चे भी इक्वली अफेक्ट होते हैं, लेकिन सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं वो बच्चों में कम होते हैं। और स्पेसिफिकली अगर एज ग्रुप वाइज देखा जाए ना, तो लेस देन 10 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उसमें जो अफेक्टेड जो रेट होता है ना वो बहुत कम होता है, लेकिन मोर देन 10 इयर्स वाले जो बच्चे होते हैं ना, उसमें जो ट्रांसमिशन का जो रेट होता है और अफेक्शन का जो रेट होता है, दोज आर लाइक यू नो एग्जैक्टली लाइक अडल्ट। सो यू शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस फॉर दैट।
सो थैंक यू ये बात बताने के लिए। तो जितने भी मेरे यहाँ पे पेरेंट्स देख रहे हैं और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, देखिए आप भी इक्वली ससेप्टेबल है, तो ये चीजें, ये व्हाट्सएप अपने दिमाग में ना रखें। प्रिकॉशंस जो लेने हैं वो लेने हैं, तो ये सब चीजों में ना कोई तरह का लाइफ में प्लीज कॉम्प्रोमाइज ना करें। Look, I would like to add one more point. बोलो ना। अभी देख के लोग थोड़े रिलैक्स हो गए हैं। प्रेजेंट सिनेरियो अभी मुझे जो दिख रहा है कि अभी कुछ न्यूज हाईलाइटेड न्यूज नहीं आ रही है, कितने केसेस हो रहे हैं, वो सारा कुछ न्यूज़पेपर में इतना हाईलाइटेड नहीं था जितना स्टार्टिंग में था। तो पीपल आर गेटिंग बिट रिलैक्स। So my message to the parents are like, avoid unnecessarily outing. बाहर जाना, unnecessarily जाना बंद करो जी। एक मास्क जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है अभी भी फॉलो करो। स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग स्टिल फॉलो दोस प्रिकॉशन। एंड पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि स्टूडेंट बच्चों को ये सिखाए कि अभी भी प्रिकॉशंस लेना है। हाँ, वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड इज लाइक इसके ये थ्रेड के चक्कर में हम ये नहीं भूल सकते कि हमारा जो रूटीन वैक्सीनेशन है वो हमको नहीं छोड़ना है। एज अ पीडियाट्रिशियन आई वुड रियली लाइक टू से कि जो रूटीन चेकअप्स है या फिर जो हमारा जो वैक्सीनेशन है बच्चों का वो बहुत जरूरी है, बिकॉज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिस रियली अफेक्ट वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट। इवन दो हम बच्चे एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है तो कम्युनिकेबल डिसीजेस कम होते हैं, बट इवन दो जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो डिसीजेस है दैट आल्सो वी कैन प्रिवेंट बाय गिविंग रेगुलर वैक्सीनेशंस। मैम एक बात बताओ, ये आपने बहुत बेहतरीन बात कर दी, बिकॉज ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम अगर एक बच्चा है और खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अब वो उसको कोविड डायग्नोस हो गया है, तो एज अ पीडियाट्रिशियन आप पेरेंट्स को और उसको क्या एडवाइस कर रहे हो, क्या एडवाइस है आपकी, हाउ डू टेक इट? ओके, देन वेल दिस इज अगेन डिपेंड ऑन सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कितनी मात्रा में ज्यादा है। जैसे कि मान लो कि देर आर 3 कैटेगरीज, एक्चुअली देर आर 4 कैटेगरीज, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड क्रिटिकल केसेस। So जो mild cases है that can be managed at home also, like just isolation। तो उसमें जो फीवर की मेडिकेशंस है या सिम्टोमेटिक वेल हाइड्रेशन मेंटेनेंस, हाइड्रेशन मींस प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, फीवर की मेडिकेशन लेना है, आइसोलेशन, बड़ा बच्चा है तो उसको आइसोलेशन करना है, इनफैक्ट छोटा बच्चा है तो भी आइसोलेट करना है, और आइसोलेशन के साथ मेंटेन और टेक ऑल दैट यूनिवर्सल प्रिकॉशन अगेन एंड अगेन। अगर मॉडरेट और सीवियर केसेस है तो जैसे ही पॉजिटिविटी रेट मतलब जैसे ही डायग्नोस होता है तो ट्राई टू गेट लाइक कोविड PCR टेस्ट एंड आफ्टर दैट ऑल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस whatever required. Yes. And other than that, if required at all, admission. Obviously moderate and severe cases required admission. So hospitalize that. Don't get panic. My advice to parents is like बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं हम, जैसे ही पता चला अरे बच्चे को कोविड हो गया है तो पेरेंट्स आर लाइक even though mild case है तो भी they are so panic and so I have seen like they are so panic. उनको ऐसा होता है कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, बट नहीं, जस्ट फॉलो करो रूल्स रेगुलेशंस, फॉलो करो। माइल्ड केसेस तो वैसे भी ट्रीट होने वाले हैं, जस्ट यू हैव टू फॉलो द प्रिकॉशंस, यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस एंड आइसोलेशन, दैट्स इट। मॉडरेट एंड सीवियर केसेस है उसको जो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है वो फॉलो करो, follow doctor's advice and all that precautions whatever you have to take। ये सारे करने के साथ, और वैसे जैसे मैंने आपको बताया इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स बच्चों में वैसे भी कम होता है, एंड एट ऑल जो मोर्टालिटी है दैट बच्चे जो मर जाते हैं वो बहुत कम बच्चे पाए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लेस देन 0.5% मोर्टालिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत पैनिक नहीं होना है, जस्ट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो। जो भी हमसे जैसे फीवर की जो मेडिकेशंस है माइल्ड केसेस में, सीवियर एंड मॉडरेट केसेस में जो हॉस्पिटलाइजेशन है, डॉक्टर्स की जो एडवाइस है वो फॉलो करो, दैट्स इट। देन नहीं, बिल्कुल ये बहुत वैलिड पॉइंट है मैम। अभी इसी क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ उल्टा। यस। कि अगर पेरेंट्स को कोविड हुआ है, यस, उस वक्त बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है? ओके, देखो पेरेंट अगेन सेम आई वुड लाइक टू टेल सेम कि पेरेंट्स की सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है। इफ पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो फिर ऑब्वियसली ही और शी हिमसेल्फ और हरसेल्फ एडमिटेड, तो बच्चे वैसे भी आइसोलेट हो जाएंगे, तो देयर इज नो चांस ऑफ एक्सपोजर, फर्स्ट थिंग।
सेकेंड थिंग, अगर पॉसिबल है कि जो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, तो अभी एक मिथ है लोगों में कि कोविड अगर मदर को है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते, बट आई हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन दिस। एक आर्टिकल लिखा है मैंने ब्रेस्ट फीडिंग इन कोविड एरा करके, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये चीज को मेंशन किया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मदर को माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है ना तो शी कैन ब्रेस्ट फीड विथ ऑल ड्यू प्रिकॉशंस। तो ये मैं सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग, ये जो मिथ है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना है अगर मदर और बच्चे को, मदर को अगर हुआ है तो ये नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। एंड बाकी के जो प्रिकॉशंस है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, दैट यू हाउ टू टेक। Like if parents are already isolated, then there is no need to worry about kids. But yes, exposure should be minimum. डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत वैलिड डिस्कशन था मैम आपके साथ, आप सबके साथ बहुत ही मजा आया ये डिस्कशन करने में, बिकॉज ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं इट रिलीव्स मी ऑल्सो। मेरे भी घर पे कहीं बच्चे हैं, कहीं बहुत सारे हमको भी कंसर्न्स थे। आई थिंक दिस रियली सॉर्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर इन आवर हेड एंड इट वाज अमेजिंग। एक आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अभी कि हमारे कुछ बच्चे हैं, आप चारों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चे हैं जो कि कंटिन्यूसली कुछ सवाल कर रहे हैं यूट्यूब पे, सो बिना उनका नाम लिए और उसके डिटेल में जाएं, मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूं और आप उसका जवाब दें। इनफैक्ट नाम भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ किसी ने कुछ कमेंट तो किया नहीं है। या सो मिर्जा सहल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ऑफ हनीफा स्कूल, ही इज आस्किंग कि कोरोना वायरस ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर पर्सन कैसे होता है, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ में बता दें 1 मिनट के अंदर। अफसाना मैम। Okay, it is by droplets also, like touching of each other touching, like droplets. किसी ने प्योर अगर हिंदी में बताया जाए तो किसी ने छींका और वो ड्रॉपलेट्स, आपके पास मास्क भी नहीं था और दूसरा बच्चा भी आपके साथ कांटेक्ट में, तो ऑब्वियसली दोस ड्रॉपलेट्स विल ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। जी। कोरोना इज एक्चुअली इन्फेक्टिव डिसीज, तो वो क्या है, इन्फेक्टिव इज इट इटसेल्फ इज सेइंग कि इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैल सकता है। जी मैम, ये एक सवाल डॉक्टर इस्माइल और हरिंदर मैम के लिए है कि कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स दें। तो इस्माइल सर आपसे शुरू करते हैं और फिर हरिंदर मैम पे आएंगे। टाइम मैनेजमेंट वेरी सिंपल है कि स्टिक टू योर शेड्यूल्स। अगर शेड्यूल पे आप स्टिक रहेंगे तो प्रॉब्लम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे रूटीन में टाइम टेबल होता है स्कूल में या कॉलेज में, उसी टाइम टेबल को फॉलो करें घर पे। तो मुझे 8 से 9 में ये अटेंड करना है, 9 से 10 में ये अटेंड करना है, बीच में ब्रेक लेना है, खाना खाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो आई गेस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट पे हरिंदर मैडम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। नो सर, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। इट इज ऑल अबाउट फॉलोइंग अ शेड्यूल एंड स्टिकिंग टू इट। हर रोज करना ही है, देन ओनली इट विल हैपन। छोटा छोटा रोज करेंगे तो बड़ी पिक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी। जी। नहीं, ट्रू दैट। एंड मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा बच्चों के लिए। एक सेकेंड, जस्ट डू इट क्विकली। सो किड्स, आप ये देखिए, इट इज़ वेरी सिंपल। आप अपनी लाइफ में 4 क्वाड्रेंट बनाइए। ऊपर लिखिए अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अर्जेंट के अंदर आप वो चीजें लिखेंगे जो कि बहुत अभी आपके सिर पे है। होमवर्क, क्राइसिस, लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स, जो भी दूसरे इश्यूज है आप उसके अंदर फटाफट जॉट डाउन करेंगे। नॉट अर्जेंट के अंदर आप वो चीजें लिखेंगे जो कि 1 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद या अगले महीने होनी है। ठीक है, आप वो चीजें उसके अंदर मेंशन करेंगे जहां पे आपको प्रिपरेशन, प्लानिंग, ये सब के बारे में, कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट, आपको जो भी मतलब बेसिकली जो चीज इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, शायद 1 हफ्ते बाद की बात है। और फिर आप लिखेंगे नॉन इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कुछ कॉल्स हो गए, कुछ मीटिंग्स हो गई, कुछ दूसरा कुछ इम्पोर्टेंट चीज हो गई जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट जरूर है। जैसे आज ही मुझे एक फोन करना है, बहुत अर्जेंट है, आज ही मुझे कुछ पर्टिकुलर करना है, वो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंसी में जरूर है।
और सबसे लास्ट जो आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें होता है कि भाई नाइदर अर्जेंट नाइदर इम्पोर्टेंट, जैसे कि एक मूवी देखना हो गया या कुछ दूसरा टाइम वेस्ट वाली एक्टिविटी हो गई। आप इस तरह से 4 क्वाड्रेंट बनाइए और उसमें इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट करके अपनी चीजें जैसे मैंने आपको समझाया वैसे लिख दीजिए। अब इसके बाद आप नोटिस क्या करेंगे कि ये एक तरह से आपका वीक का चेकलिस्ट हो जाएगा कि यार इस वीक में ये सब धनाधन करना है, ये सब इधर है, ये सब इधर है। आप आज सबसे पहले ये चीज उड़ाएंगे, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। Then slowly and steadily, what you will do is you will go to not urgent and important, और आप उस काम को करेंगे इसी वीक को डेडलाइन में रख के, या उसका अगर आपने प्लानिंग एक स्टेज रखा है तो अब आस्ते आस्ते आप रियलाइज करेंगे कि अर्जेंट वाला जो सेक्शन है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, वो खत्म होने लगेगा लाइफ से। वो इसके लिए खत्म होगा क्योंकि वो जो भी चीज है जो जो इम्पोर्टेंट है मगर उसको आपने अर्जेंट बनाया है, पहले वो नॉन अर्जेंट ही थी, वो इंपॉर्टेंट थी और नॉन अर्जेंट थी, हमने उसको वो स्टेज पे लाया कि अब वो अर्जेंट बन गई। तो आपको वो जो नॉन अर्जेंट है ना, उसके ऊपर आपको बिल्डअप करते रहना है और इस तरह से आपको अपना टाइम को मैनेजमेंट को हैंडल करना है। तब आस्ते 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 आप देखेंगे कि यार मेरी लाइफ में कुछ अर्जेंसी में है ही नहीं है, आई एम सो प्रिपेयर्ड टू फेस व्हाटएवर आई वांट टू डू। तो आप अगर ये फॉलो करोगे ना तो आधा तो आपका ये टाइम ऐसे ही बहुत स्मूथली निकल जाएगा, बी इट स्कूल प्रोजेक्ट्स, लेक्चर्स, व्हाटएवर, सो ये बेसिकली मुझे आपसे बात करनी थी इस बारे में एक बार। सो क्विकली, ऑल थैंक्स टू गूगल इमेजेस, एक मिल गया इमेज आपको बताने के लिए। इसके अलावा मुझे एक सवाल है कि हाउ टू मैनेज किड्स, बट आई थिंक वो सवाल बहुत पहले आया था, सो हमने उसका बहुत क्लियरली इस पे काफी देर तक हम गए थे। साइड इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग स्क्रीन फॉर लॉन्ग आवर्स पे भी हमने बात कर ली। हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, डॉक्टर साजिदा पाला, डॉक्टर इस्माइल पाला, हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी? 7 to 8 hours. And Dr. Sajida? I would go for 6 to 7 hours minimum. 7 to 8 hours would be ideal. Ideal. Awesome. So I think ये थे मेन सवाल जिस पे हमको जो भी इनका सवाल है उसका जवाब था, जो इनको जानना था हमने इनको बता दिया। अभी Mr. Wasim, I would like to add here in a sleep part. स्लीप के बारे में काफी मिथ है। काफी लोग ये सोचते हैं कि पूरी रात जग के दूसरे दिन एग्जाम देना है, जिससे डेफिनेटली नुकसान ही होता है। मैं आपको स्लीप के बारे में एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि आपके पास 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है लेकिन उसकी बैटरी नहीं है या बैटरी चार्ज नहीं है, तो उसका क्या मोबाइल का यूज होगा? व्हाट एन एग्जांपल। तो बेसिकली हमारे शरीर में जो स्लीप है वो इट इज अ बैटरी ऑफ योर मोबाइल। अगर बैटरी चार्ज होगी तो ही आप काम कर पाओगे, नहीं तो काम ही नहीं कर पाओगे। सो कीप इट इन योर माइंड स्टूडेंट्स, राइट? नहीं, मैं एक लाइव एग्जांपल अपनी लाइफ को लेके देता हूँ सर। मेरा 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड था, ये मुझे अभी तक याद है। जब मैं मेरी क्लासेस में आई यूज्ड टू टॉप इन इंग्लिश, ऑलवेज आई हैव टॉप्ड इन इंग्लिश। 75 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 100, 90 भी एक बार आया था। प्रीलिम्स में अमेजिंग स्कोर्स, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट गन्स। बोर्ड्स आया, उस दिन मेरे कुछ फ्रेंड्स बोले यार पूरी नाइट स्टडी करते हैं, एंड वी सेड चलो लेट्स स्टडी टुगेदर। वी स्टडीड टुगेदर सर, एंड आई फेल्ट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई वेंट टू द एग्जाम सर, सेट फॉर माई एग्जाम्स। एग्जाम के बीच में मुझे झोंके आ रहे थे, और मैम आप यकीन नहीं करेंगे सर, आप यकीन नहीं करोगे डॉक्टर इस्माइल, कि मेरा 15-20 मिनट में कब नैप लिया मुझे समझ में ही नहीं आया। आई स्टिल रिमेम्बर कि वो कुछ एक टाइम हो रहा था एंड मैं लिख रहा था, और मैं लिखते लिखते कब जगह मुझे ही नहीं पता। एंड जिस सब्जेक्ट में मैंने हमेशा अच्छा स्कोर किया, उस सब्जेक्ट में मुझे आया 53 आउट ऑफ 100। सो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला इनफैक्ट कि हाउ मच स्लीप इज इम्पोर्टेंट। आपने जो कहानी सुना है, इसमें एक और बात भी उभर के आई। बोलिए ना सर। वो बात ये है कि स्टिक टू योर शेड्यूल। जैसे एग्जाम के वक्त आपको पूरी रात जग के एग्जाम नहीं देनी, आपका जो शेड्यूल है सोने का उसको मेंटेन करना है। बिल्कुल। एग्जाम के वक्त अगर आपने 7 घंटे की जगह 3 घंटा सोना चालू किया तो वो अच्छी बात नहीं है। तो शेड्यूल जो आपका है वो मेंटेन रखो, है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, इससे हम आते हैं इस कॉन्वर्सेशन के या इस अमेजिंग जर्नी के लास्ट डेस्टिनेशन पे,
और इस्माइल सर, so thankful of you that आप agree किए कि you will share it. So Ismail sir was recently, Dr. Ismail as I call him, was recently diagnosed with COVID positive. I mean with COVID-19. And Dr. Ismail, if you can take us through the entire journey of how did you recover, what happened. अगर आप 3-4 मिनट में हमको ये पूरी अपनी जर्नी बताए तो हम उससे एंड करना चाहेंगे. Because here you are sitting right in front of us, fit, fat, ekdam, going all guns blazing. So you know, if you can take us through that journey which you and your wife देखो, endured. मैं इसको थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करूंगा ताकि लोगों को याद रह जाए. शोले पिक्चर तो करीब कभी सभी ने देखी होगी. हाँ, शोले का जो गब्बर सिंह का जो डायलॉग है वो भी सभी को याद होगा. शोले का जो गब्बर सिंह का सबसे अमेजिंग डायलॉग है कि जो डर गया वो मर गया. ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है. कोविड में एक ही बात याद रखो, जो डर गया वो मर गया. कोविड इज अ सिंपल डिजीज टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, इतना है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल या आपको कुछ अलोंग विद कई दूसरे डिजीजेस हैं जो काफी सीवियर हैं, आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं. अदरवाइज कोविड में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओनली थिंग कि आपको अर्ली बिगिनिंग में ही डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है. ज्यादातर लोग इसकी वजह से डरे हुए उसके लिए और सहमे हुए उसके लिए होते हैं, हमको उठा के आइसोलेशन वार्ड में डाल देंगे, हमको ऑक्सीजन लगा देंगे, हमको कुछ ऐसे इंजेक्शन दे देंगे जिससे हमारी जान चली जाएगी वगैरह वगैरह. ऐसी कोई बात होती नहीं है. यकीन मानो, कोई डॉक्टर कभी कोई पेशेंट की मौत का जिम्मेदार नहीं होता है ना. जिंदगी और मौत हमारे और किसी के हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है. तो किसी से कुछ डरने की जरूरत नहीं है. कोविड को एक सिंपल वायरस और वायरल डिजीज की तरह ले, उससे डरे नहीं. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रिकॉशंस ना ले, कि मास्क के बिना घूमे वगैरह वगैरह, ऐसी बात नहीं है. लेकिन कोविड से कोई डरने की जरूरत नहीं है. एक यहाँ पे चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब बिगिनिंग थी कोविड की तो डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं था कि ये क्या है. आज की तारीख में हर एक छोटे से छोटे डॉक्टर को, बड़े से बड़े एमडी लेवल के डॉक्टर को मालूम है कि कोविड में क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए और किस तरह से जान बचानी चाहिए. तो अभी तो खतरे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. ओनली थिंग कि अगर आपको सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को जाके प्रेजेंट हो जाए. दैट्स इट. ये मेरा सबसे ये मैसेज है. और इसमें मैं वापस कहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है. जो डर गया वो समझो मर गया. नहीं, ट्रू दैट. एंड बहुत ही बेहतरीन आपने ये तरीके से इसको समझाया. एंड देखिए, अगर मन में डर भी है, मन में जो भी है, सी यू हैव टू टेक इट, यू नो, यू हैव टू गो एंड गेट यू योरसेल्फ ट्रीटेड. आप डर के घर में नहीं बैठे, आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है. ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है. एंड यू नो, डॉक्टर इस्माइल है, so many of some very well known people, Zubair uncle, they all recovered from COVID because they acted in the right nick of the time. They didn't wait. वो डर के बैठे नहीं. खौफ होना एक चीज की अलग बात होती है, और वो खौफ अगर आपको रोक दे तो वो पागलपन है. पागलपन में आपको जाने की जरूरत नहीं है. आपको अपने आप को ठीक करना है, फिट होना है, और हम सबको फिट होना है. एंड यू नो, इट वाज एन अमेजिंग सेशन आप सबके साथ. बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग सबसे बात करके. ईच वन ऑफ यू, डॉक्टर इस्माइल पाला, डॉक्टर अफसाना, डॉक्टर साजिद पाला, हरिंदर मैम, it was a pleasure. It was my pleasure speaking to you all. And the way आपने पूरा horizon खोल दिया इस पूरे चीज को लेके. And thank you students for being so patient and understanding the entire thing. उसके अलावा मेरे WMO टीम से भी thank you so much everybody. And लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोग हैं जो हमेशा मेरे लिए ये सब करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालते हैं. उन सबको उन सबका नाम लेके मैं थैंक करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो जुबैर अंकल, जिन्होंने ये, जुबैर गोपलानी सर जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने हम मुझे पुश किया कि नहीं ये करना है, इस तरह से करना है, लेट्स डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू यू. एहसान अंकल फॉर सपोर्टिंग एंड लेटिंग दिस हैपन. उसके अलावा श्रेय इज आवर वॉरियर. आई डोंट नो वेयर इज ही राइट नाउ. बेचारा कहीं ना कहीं से नेटवर्क ढूंढ के मेरे को व्हाट्सएप बार बार कर रहा है, ये सवाल का जवाब दो सर, ये सवाल का जवाब दो. श्रेय, थैंक्स अ लॉट. और जुनैद, my you know, my comrade actually, more than a team player, always there for me.
इतने शॉर्ट नोटिस पे इस लेवल का मार्केटिंग पुल ऑफ करने के लिए जुनैद प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी अपनी RYE की पूरी टीम, वेदर इट वाज right from Mahiuddin to Hadi to Alvira to so many people, you know, मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ तो मुझे माफ कर देना बॉस. बट आप सब, मेरी पूरी RYE टीम, हनीफा स्कूल की पूरी टीम, शमा स्कूल की टीम, each and every one of you, जिसका नाम नहीं लिया हूँ दिल से I am sorry, but you all have been in truest sense played a major role in making this happen. So with this, we would like to end it. Thank you so much. Harinder ma'am, any closing comments? Wasim, you were great too. Oh, thank you so much. Yes, Thank actually, you it so was a much. major part of yours. Thank you so much. This is all your love, and inshallah, in future we will Thank keep you doing very many much more. for considering us for this seminar, or Oh my like, God. you know, it was really a wonderful experience. Any definitely, and Actually, it was a pleasure. And I would like to thank everybody also for you know, being here, sparing your valuable time for our parents and children. Thank you very much. yeah, and we don't have to stop over here. We will get to all my WMO team, to all my Hanifa school team, Shama school team, and lot of many companies and people who were on board for this. अब यहाँ रुकना नहीं है. अब ये वेबिनार जिस तरह से नए तरीके से हम लाते रहेंगे, आपको टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको कम से कम बोर करे और ज्यादा से ज्यादा समझाए. सो ये एक फोकस है जो हम हमेशा अचीव करना चाहते हैं. Thank you so much. Take care, everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you. हो गया सर? अभी इसको Hold on. एग्जिट क्यों नहीं हो रहा? तो वो इनसे होस्ट हो जाए ना. अच्छा, ओके.